नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि x+3 अपॉन x बराबर 1 है, कह रहा है यदि x+3 अपॉन x बराबर 1 है, तब बताइए x² प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x² माइनस x की पावर 3 का मान क्या होगा? कभी है दोस्तों, हमसे कह रहा है यदि x+3 अपॉन x बराबर जो है 1 के हैं, तो बताइए x² प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x² माइनस x की पावर 3 का मान क्या होगा? कभी तो आइए दोस्तों हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे क्या कह रहा है? देखिए हमसे क्या कह रहा है? देखिए हमसे कह रहा है कि x प्लस 3 अपॉन x बराबर कह रहा है 1 है। हमसे कह रहा है कि x+3 अपॉन x बराबर क्या है? 1 है। हाँ तो हाँ। और हमसे पूछ के रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि तब बताइए x² प्लस 3x प्लस 3x 2x प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 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 x² माइनस माइनस x की पावर 3 का मान क्या होगा? यही तो कह रहा है। हाँ तो आइए दोस्तों हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे कह रहा है कि यदि x+3 अपॉन x बराबर 1 है, तो बताइए इसका मान निकाल, तो इसका मान क्या होगा? तो आइए हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए एक बात बताइए x+3 अपॉन x बराबर 1 है, तो भी अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या मिलेगा? तो देखिए अगर आप सोल्व करना चाह रहे हो तो आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और जब मैं एलसीएम लेकर इसे सोल्व करूंगा तो आगे हमें क्या प्राप्त होगा? तो देखिए जब हमें प्राप्त होगा x² प्लस 3 बराबर x 3 बराबर x प्राप्त होगा। 3 बराबर x प्राप्त होगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। x² प्लस 3 बराबर x प्राप्त होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? कहोगे हाँ। एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मैं x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो क्या निकल कर आएगा? देखिए अगर आप x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इस चीज को उठाकर इधर भेजना पड़ेगा। आपको इस चीज को उठाकर इधर भेजना पड़ेगा। अगर मैं लेके आता हूं तो मुझे x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 मिलेगी। क्या मिलेगी? x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें 3 मिलेगी। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है कि नहीं? तो हाँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब आइए दोस्तों इसकी वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए, x² प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए x² प्लस 3 की वैल्यू जो है x के बराबर है। x² और प्लस 3 की वैल्यू क्या है? तो देखिए x² प्लस 3 की वैल्यू जो है x के बराबर है। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? x लिख सकता हूँ। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो इसकी जगह मैं, तो दोस्तों मैंने इन दोनों की जगह क्या लिख दिया? x लिख दिया। तो अगर x लिखता हूँ तो 2x में जुड़े, x से 2x में जुड़ेगा तो आएगा हमारा 3x। क्या आएगा? 3x आएगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक बातें क्लियर है? कहोगे हाँ। अपोन का साइन लगा दिया। दोस्तों अपोन में से मैंने एक एक्स बाहर खींच लिया। अगर मैं एक एक्स बाहर खींचता हूं तो अंदर क्या बचेगा? देखिए अंदर बचेगा x माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। x माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत होगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों एक एक्स से एक एक्स हमारा कैंसिल हो गया। एक एक्स से हमारा एक एक्स हमारा कैंसिल हो गया। हाँ क्यों? तो ऊपर बचा 3 और नीचे बचा x माइनस एक्स स्क्वायर। कहोगे हाँ। 3 ऊपर बचा हमारा 3 और नीचे बचा x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बातें क्लियर है? कहोगे हाँ। यहाँ तक बातें क्लियर है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। होगा हाँ। इसकी वैल्यू है क्या? देखिए x माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है 3 है, तो मैंने इसकी जगह 3 रख दिया। तो 3 अपॉन 3 प्राप्त हुआ। 3 अपॉन 3 का मतलब क्या होता है? 3 अपॉन 3 का मतलब होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। मतलब देखा जाए तो यदि x प्लस 3 अपॉन x बराबर 1 है तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी वो कुल मिलाकर 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस 3 अपॉन x बराबर जो है 1 है तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस x की पावर 3 की जो वैल्यू होगी वो कुल मिलाकर 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। कहोगे हाँ। यहाँ तक बातें क्लियर है कि नहीं? कहोगे हाँ। यहाँ तक बातें आपकी अच्छी तरीके से क्लियर है। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? आइए मैं सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करता हूँ कि वो आखिर कॉन्सेप्ट है क्या। वो आखिर कॉन्सेप्ट है क्या? हाँ, मान लीजिए दोस्तों एक टर्म हमारा है, मान लीजिए दोस्तों एक टर्म हमारा है x। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म हमारा है x। मान लीजिए दोस्तों ये जो टर्म हमारा x है,
इसकी वैल्यू जो है हमारा अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन 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 अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर, माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म हमारा है x जिसकी वैल्यू अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर। अगर दोस्तों x की वैल्यू ये है, अगर दोस्तों x की वैल्यू वास्तव में इसके बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इस टर्म की व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी, इस टर्म के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी, इस टर्म के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी अपॉन अपॉन अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है। यही कॉन्सेप्ट है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है एक बात कि यदि किसी टर्म में x की वैल्यू जो है अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उस टर्म के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी, उस टर्म के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी, उस टर्म के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर होगी। मतलब देखा जाए तो इसके व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी, इसके व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी ठीक इसके उल्टे के बराबर होगी, इसके उल्टे के बराबर होगी। यही कहना है, यही कॉन्सेप्ट हमारा है। लेकिन ये निकल कर कहां से आया, ये निकल कर कहां से आया, आइए हम इसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज निकल कर कहां से आया, आइए हम इसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करने को, देखिए हमें यही बात प्रूव करना है कि यदि कोई टर्म हमारा x है जिसकी वैल्यू ये है, तो ऐसी स्थिति में उस टर्म के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी वास्तव में अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर होगी। हाँ ठीक है, यही चीज हमें प्रूव करना है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म हमारा है, मान लीजिए दोस्तों एक टर्म हमारा है x जिसकी वैल्यू जो है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी के बराबर है, माइनस अंडर रूट बी के बराबर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया यहाँ पर दोनों को 1 के अपॉन में लिख लिया। अगर दोस्तों दोनों को 1 के अपॉन में लिखता हूं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर तो हमें 1 अपॉन x प्राप्त होगा। मतलब देखा है तो यहाँ पर हमें x का व्युत्क्रम मिलेगा। अगर मैं इसे अपॉन में लिखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए x का व्युत्क्रम मिलेगा। हाँ अच्छा, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूं इसे 1 के अपॉन में, अगर इसे 1 के अपॉन में लिखा हूं तो इसे भी 1 के अपॉन में लिखूंगा। हाँ तो अगर मैं इसे लिखता हूं 1 के अपॉन में तो क्या मिलेगा, देखिए 1 के अपॉन में लिखोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी मिलेगा। हाँ यही तो मिलेगा। हाँ यही चीज हमें मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मेन बटा क्या है इसमें, देखिए मेन बटा तो हमारा ये वाला हमारा मेन बटा है, ये वाला जो हमारा है मेन बटा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसे सोल्व करना चाहूँ तो ये जो हमारा अंडर रूट, ये जो हमारा इसके अपॉन में जो ये वाला चीज है ये कहाँ उठता जाएगा, देखिए ये उठकर हमारा इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, इसके 1 के मल्टीप्लाई में जाएगा। ये चीज हमारा उठ के 1 के मल्टीप्लाई में जाएगा। तो मैंने इसे भेज दिया 1 के मल्टीप्लाई में। अगर 1 के मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 की इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी। तो हाँ जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 अपॉन x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो देखिए 1 अपॉन x की वैल्यू हमें मिलेगी, 1 अपॉन x की वैल्यू हमें मिलेगी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, यही तो मिलेगी। हाँ मतलब x के व्युत्क्रम की वैल्यू हमें ये प्राप्त हुई। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी के बराबर थी। तो ऐसी स्थिति में x के व्युत्क्रम की जो वैल्यू निकल कर आई, x के व्युत्क्रम की वैल्यू निकल कर आई अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी के बराबर निकल कर। मतलब x की जो वैल्यू, मतलब x के व्युत्क्रम की जो वैल्यू है ठीक इसके उल्टे के बराबर है, इसको उलटने पर जो प्राप्त हो रहा है उसके ठीक बराबर है। कहोगे हाँ कि ना। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू हमें अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, x की वैल्यू जो थी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी के बराबर थी। तो ऐसी स्थिति में इसके व्युत्क्रम की जो वैल्यू है ठीक इसको उल्टे के बराबर है। कहोगे हाँ, तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल जाता है, कि
यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है, यदि किसी टर्म x की वैल्यू जो है अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इस टर्म के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी, इस टर्म के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी, व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी अंडर रूट ए, ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी अपॉन 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 अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर होगी। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी टर्म में x की वैल्यू जो है अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में x के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी ठीक इसके उल्टे के बराबर होगी। तो देखो ये बातें क्लियर है। यहीं से दोस्तों अभी मुझे एक कॉन्सेप्ट और सिखाना है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, यही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं, कहीं पर दिक्कत कहीं परेशानी ना हो। मान लीजिए तो एक टर्म है हमारा x, जिसकी वैल्यू जो है अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर है। ठीक है, मान लीजिए तो एक टर्म हमारा x है, जिसकी वैल्यू अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर है। अगर तो x की वैल्यू जो है इसके बराबर है, अगर तो x की वैल्यू जो है अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा, इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा, इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा वो वास्तव में टू ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन अपॉन a माइनस बी के बराबर होगा, a माइनस बी के बराबर होगा। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि यदि किसी टर्म में x की वैल्यू जो है अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो योग होगा वास्तव में टू ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के बराबर होगा। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, लेकिन ये चीज निकल कर कहां से आया है, आइए हम इसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें प्रूव क्या करना है, देखिए हमें यही बात प्रूव करना है कि यदि किसी टर्म में x की वैल्यू ये इसके बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम की जो वैल्यू का सम जो होगा वास्तव में टू ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन अंडर रूट अपॉन ए माइनस बी के बराबर होगा। यही बात हमें प्रूव करने को है। तो आइए हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आइए हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए तो दोस्तों एक टर्म हमारा है x, जिसकी वैल्यू जो है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी के बराबर है। आपको कोई आपत्ति तो नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। मैंने कहा कि यदि इस टर्म की वैल्यू जो है इस टर्म में x की वैल्यू जो है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी के बराबर है, तो इस टर्म के व्युत्क्रम की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए इस टर्म के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी, तो देखिए अगर x की वैल्यू जो है इसके बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इस टर्म के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी ठीक इसके उल्टे के बराबर होगी। मतलब देखा जाए तो इसके व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी की बराबर होगी। बोलो हाँ कि ना कहोगे? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू क्या है, ये है, और इसके व्युत्क्रम की जो वैल्यू है इसके बराबर है। कहोगे हाँ। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ क्या होगा। देखिए अगर आपको इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ निकालना है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। हाँ, इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जोड़ दे रहा हूं, मैं यहाँ पर जोड़ दे रहा हूं। अगर मैं इधर जोड़ता हूं तो मुझे x प्लस वन अपॉन एक्स मिलेगा। तो देखना x प्लस वन अपॉन एक्स मिलेगा। अच्छा, अगर मैं इधर जोड़ता हूं तो क्या मिलेगा, को देखिए जब आप जोड़ोगे ना, जब आप जोड़ोगे तो आपको कुछ ये प्राप्त होगा, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। बोलो हाँ कि ना कहोगे? यही चीज हमें प्राप्त हुआ। बोलो हाँ कि ना कहोगे? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? कहोगे यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूँ। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा, देखिए अगर आप सोल्व करना चाहते हो, अगर आपको सोल्व करना चाहते हो तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। और इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ,
तो एलसीएम आएगा, इनका गुणनफल आएगा होगा। अब गुणनफल इनका एलसीएम आ गया। उसके बाद दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, फिलहाल अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा x प्लस 1/x की वैल्यू जो मिलेगी, आप सोल्व करना जानते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी ई का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर ऊपर मिलेगा तो और अंडर रूट ए और यहाँ और देखा जाए तो यदि, और आपको चित्र ये पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का जो होल स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वास्तव में वो वास्तव में टू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी, इन दोनों दोस्तों इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर की जो वैल्यू होगी टू ब्रैकेट में अंडर रूट ए के होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी के होल स्क्वायर के बराबर होगी। अंडर रूट ए का होल स्क्वायर करता हूँ तो ए आएगा कहोगे हाँ, और अंडर रूट बी का होल स्क्वायर करता हूँ तो बी आएगा, मतलब देखा है तो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के जो सम की वैल्यू होगी वास्तव में ये होगी कहोगे हाँ। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। अच्छा, नीचे क्या प्राप्त होगा देखिए, नीचे तो वास्तव में इन दोनों का गुणनफल आएगा और इस प्रकार देखा है तो नीचे हमें अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और इनटू में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी मिलेगा। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो इस चीज को अगर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी मिल रहा है तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, क्योंकि दोस्तों जब भी दो टर्मों का योग और दो टर्मों के अंतर की वैल्यू दी जाती है तो उसे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। तो इसे भी मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। और जब मैं लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तो मुझे क्या प्राप्त होगा देखिए, अगर आप ए स्क्वायर के रूप में लिखना चाह रहे हो तो ए की वैल्यू अंडर रूट ए है और जब इसका स्क्वायर करोगे तो आपको ए मिलेगा कहोगे हाँ। इसी प्रकार बी की वैल्यू है अंडर रूट बी और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको बी मिलेगा कहोगे हाँ। अच्छा, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर मिलेगा और अंडर रूट ए का होल स्क्वायर करता हूं तो ए मिला, माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर करता हूं तो बी मिला तो हाँ। इस प्रकार दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इसे सोल्व करता हूं तो मुझे ये प्राप्त होगा। इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि x और x के व्युत्क्रम का योग जो आ रहा है वास्तव में 2 ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के बराबर निकल कर आ रहा है कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू जो थी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी के बराबर थी कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ निकल कर आया वो 2 ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के बराबर निकल कर आया कहोगे हाँ। x और इस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ जो निकल कर आया 2 ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के बराबर निकल कर आया कहोगे हाँ। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट अपना दिया जाता है कि यदि किसी टर्म में x की वैल्यू जो है अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा वास्तव में 2 ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के बराबर होगा। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कहोगे, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रहेगी कहोगे हाँ। ये बातें हमेशा हमें ध्यान रहेगी, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रहेगी कहोगे हाँ। ये बातें हमें अच्छी तरीके से ध्यान रहेगी हमेशा हमारी, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा ठीक उसका उल्टा यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। हमें चिन्हों से मतलब नहीं है कि यहाँ पर माइनस है कि यहाँ पर प्लस है, हमें ये पता है कि अगर x की वैल्यू इस रूप का है तो ऐसी स्थिति में इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा वास्तव में 2 ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के बराबर होगा, ठीक है। तो जहां पर a और b कुछ और नहीं है, रूट के अंदर की संख्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है कहोगे हाँ। अब आइए, अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप पहले क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन आपकी इस कॉन्सेप्ट पर आधारित पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि यदि x बराबर जो है अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 5 और y की वैल्यू जो है अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अपॉन अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 है, तो बताइए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा। हाँ, तो आइए हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों हमसे क्या कह रहा है होगा, देखिए हमसे कह रहा है कि यदि x बराबर, हमसे कह रहा है कि यदि x बराबर जो है, x बराबर जो है अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन अपॉन अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 है। कह रहा है यदि x की वैल्यू अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 5 के बराबर है, और y की वैल्यू जो है, y की जो वैल्यू 11 अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन अपॉन अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 के बराबर है, तब बताइए कह रहा है कि तब बताइए 1/x² प्लस 1/y² की वैल्यू क्या होगी, y² + 1 की वैल्यू क्या होगी, तो देखो यही चीज तो कर रहे हो। हमसे दोस्तों कह रहा है कि यदि x की वैल्यू जो है अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 और y की वैल्यू यदि अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 के बराबर है, तब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो। तो आइए दोस्तों हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हाँ दोस्तों एक बात बताइए, अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, हाँ हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, मैंने कहा कि आपने दोस्तों एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, हाँ मैंने कहा कि वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखिए आपने पढ़ाया कि यदि किसी टर्म की वैल्यू जो है अंडर रूट a प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन अंडर रूट a माइनस प्लस अंडर रूट b के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उस टर्म के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी, ठीक उसके उल्टे के बराबर होगी, तो हाँ दोस्तों यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, दोस्तों यही कॉन्सेप्ट ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। तो ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं x की वैल्यू हमें अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 11 प्लस 7 दी गई है, तो अंडर रूट 7 दी गई है। अगर दोस्तों x की वैल्यू अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 दी गई है, तो ऐसी स्थिति में x के व्युत्क्रम की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए ऐसी स्थिति में x के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी ठीक इसको उल्टे के बराबर होगी, मतलब होगा इसके व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 के बराबर होगी, तो मतलब देखा जाए तो x का व्युत्क्रम जो है y है, तो हाँ x का व्युत्क्रम y है। अगर दोस्तों x का व्युत्क्रम y है, तो y का जो व्युत्क्रम होगा वो वास्तव में x होगा, कहोगे। अगर दोस्तों x का व्युत्क्रम जो है y है, तो y का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, कहोगे x होगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, कहोगे हाँ। तो ये बात तो हमें पता चली है कि भैया x का व्युत्क्रम y है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब किसी टर्म और उस दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जो गुणनफल होता है 1 के बराबर होता है, तो हाँ। अगर दोस्तों x का व्युत्क्रम y है, तो ऐसी स्थिति में x और x के व्युत्क्रम का जो गुणनफल होगा वो 1 के बराबर होगा, हाँ मतलब x और y बराबर जो होगा एक्स वाई बराबर जो होगा 1 के होगा। अगर तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 1/y होगी। आप y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी उसमें x की वैल्यू ये रख देते हैं। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे 1/y का स्क्वायर प्राप्त होगा, और उसे रखकर अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये नीचे प्राप्त होगा y 1 प्लस y का होल स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्राप्त होगा, और y स्क्वायर जो ऊपर जाएगा तो हमें यहाँ पर वास्तव में कुल मिलाकर देखा जाए तो x की वैल्यू 1/y रखने पर y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, मतलब y स्क्वायर प्लस 1 प्राप्त हो रहा है, तो हाँ यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ तो मुझे ये प्राप्त होगा, ठीक है, तो हाँ यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया, ठीक है, तो इसे वैसे ही रहने दिया। अब दोस्तों मुझे क्या करना होगा, देखिए अगर आपको सोल्व करना है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब मैं जोड़ता हूँ, अगर जोड़ना है मुझे तो इन दोनों को एक बार लिखना पड़ेगा, तो इन दोनों को मैंने एक बार लिख लिया और ऊपर वाले को जोड़ दिया। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ऊपर भी y स्क्वायर प्लस 1 प्राप्त होगा, और नीचे तो है ये, तो हम नीचे भी हमें प्राप्त होगा, हाँ, और ऊपर नीचे y स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, और अगर मैं इसे आपस में सोल्व करता हूँ तो आएगा 1, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि x की वैल्यू जो है इसके बराबर है और y की वैल्यू इसके बराबर है, तो x 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू होगी कुल मिलाकर 1 होगी, क्या होगी, 1 होगी। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो और ये अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए हमसे कह रहा है कि यदि x बराबर जो है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 और y जो है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5
कह रहा है यदि x बराबर जो है √7 माइनस √5 और अपॉन √7 प्लस √5 के बराबर है और y की जो वैल्यू है √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 के बराबर है, तो x और y का जोड़ क्या होगा, x और y का जोड़ क्या होगा को देखो। तो कह रहा है कि तब बताइए x और y का जोड़ क्या होगा। हमसे दोस्तों कह रहा है कि यदि x बराबर जो है √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5 के बराबर है और x की वैल्यू y की जो वैल्यू है √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 के बराबर है, तब बताइए x और y का जोड़ क्या होगा, x और y का जोड़ क्या होगा। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर x और y का जोड़ निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम, तो आपने अभी को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि जब किसी टर्म की वैल्यू √a प्लस माइनस √b अपॉन √a माइनस प्लस √b के बराबर होती है, तो ऐसी स्थिति में उस टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ होता है वास्तव में टू ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के बराबर होता है। तो यहाँ ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं x की वैल्यू वास्तव में √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5 के बराबर होगा। अगर दोस्तों x की वैल्यू √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इस टर्म के व्युत्क्रम की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर x की वैल्यू इसके बराबर है तो ऐसी स्थिति में x के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी ठीक इसके उल्टे के बराबर होगी, मतलब होगा √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 के बराबर होगी। इस प्रकार देखा है तो x का व्युत्क्रम क्या है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x का व्युत्क्रम वास्तव में कुल मिलाकर y है। कहोगे हम x का व्युत्क्रम क्या है, कहोगे y है। ये तो बात क्लियर हो गई। तो देखो इस प्रकार तो हमें पता चल गया कि भैया x का व्युत्क्रम क्या है, y है। कहोगे हम आप दोस्तों अब हमें क्या निकालना है, x और x के व्युत्क्रम का, मतलब दोस्तों हमें कुल मिलाकर देखा जाए तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि x और x के व्युत्क्रम का जोड़ क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। कहोगे हाँ, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बताइए x और x के व्युत्क्रम का जोड़ क्या होगा। कहोगे हाँ, तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं x और x के व्युत्क्रम का जोड़, मतलब x और y का जोड़ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपको चित्र ये पता है कि जब किसी टर्म में x की वैल्यू जो है, किसी टर्म की वैल्यू √a प्लस माइनस √b अपॉन √a माइनस प्लस √b के बराबर होती है, तो ऐसी स्थिति में उस टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ होता है वास्तव में टू ब्रैकेट में a प्लस b अपॉन a माइनस b के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। अगर दोस्तों x की वैल्यू जो है इसके बराबर है, तो ऐसी स्थिति में x और x के व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा वास्तव में टू ब्रैकेट में a प्लस b, a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू वास्तव में 5 है, तो ब्रैकेट में a प्लस b अपॉन a माइनस b के बराबर होगा। a माइनस b कुछ और नहीं होता है, इन दोनों के बीच का अंतर होता है, a और b के बीच का अंतर होता है, तो 2 आया। अगर मैं 2 से 2 कैंसिल करता हूं तो यहाँ पर कुल मिलाकर 12 निकल कर आया। क्या निकल कर आया, 12। इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि x बराबर ये है और y बराबर ये है, तो ऐसी स्थिति में x और y का जो जोड़ होगा वास्तव में कुल मिलाकर 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा। बताइए कहीं दिक्कत, कहीं पर परेशानी है? तो नहीं, हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। आपने बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझाने की यहाँ पर कोशिश की है मेरे चीजें। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं इसी क्रम में। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो देखिए हमसे कह रहा है कि यदि x बराबर जो है 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5 के बराबर है। दोस्तों ये जो 3 लिखा है ये वास्तव में कुछ और नहीं है, √9 है, √9 है। दोस्तों ये जो 3 लिखा है इसे हम √9 भी कह सकते हैं। वास्तव में x की वैल्यू हमें √9 माइनस √5 अपॉन √9 प्लस √5 दी गई है। कह रहा है कि तब बताइए x और x के व्युत्क्रम का जोड़ क्या होगा। तो हाँ, तो आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, तो देखिए हमसे कह रहा है यदि x बराबर जो है 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5 के बराबर है, तब बताइए x और x के व्युत्क्रम का जोड़ क्या होगा। दोस्तों अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कि जब किसी टर्म और उस टर्म के जब किसी टर्म की वैल्यू जो होती है √a प्लस माइनस √b अपॉन √a माइनस प्लस √b के बराबर होती है, तो ऐसी स्थिति में उस टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ होता है वास्तव में तो ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के बराबर होता है, जहां पर a और b रूट के अंदर की संख्याएं हैं। तो आपने पढ़ा है कि नहीं? तो हाँ, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं x की वैल्यू जो है 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5 के बराबर है। अगर तो x की वैल्यू जो है 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में x और x के व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा वास्तव में 2 ब्रैकेट में a प्लस b अपॉन a माइनस b के बराबर होगा, जहां पर a की वैल्यू क्या है, होगा a की वैल्यू देखा जाए तो ये वास्तव में 3 जो लिखा है ये 3 कुछ और नहीं है, √9 है। तो इस प्रकार a की वैल्यू कुछ और नहीं है, 9 है। अच्छा b की वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पर रूट के अंदर लिखा है 5, तो यहाँ पर b की वैल्यू 5 है।
अच्छा, अपॉन में क्या है, अपॉन में a माइनस बी आता है और ये माइनस बी कुछ और नहीं होता, इन दोनों के बीच का ही अंतर होता है, तो 4 है। अगर मैं इसे 9 5 होता 14 14 यहाँ पर हो जाएगा 28 और 28 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 7। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि x की वैल्यू जो है 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 5 के बराबर है तो x और x के व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा वास्तव में कुल मिलाकर 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। तो देखना यहाँ तक सारी बातें क्लियर है कि नहीं, तो हाँ यहाँ तक सारी बातें अच्छे तरीके से क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए हमसे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x a बराबर जो है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 के बराबर है और b की जो वैल्यू है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 के बराबर है, तो a स्क्वायर अपॉन b प्लस b स्क्वायर अपॉन a का मान क्या होगा। दोस्तों हमसे कह रहा है यदि a की वैल्यू जो है, कह रहा है हमसे यदि a की वैल्यू जो है, हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है यदि a की वैल्यू जो है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 के बराबर है। कह रहा है यदि a की वैल्यू जो है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 के बराबर है और b की वैल्यू जो है, b की जो वैल्यू है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 के बराबर है। तब बताइए, कह रहा है कि तब बताइए, कह रहा है हमसे तब बताइए ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी। तो आइए दोस्तों इसकी वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश। दोस्तों अभी तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जब किसी टर्म की वैल्यू जो होती है अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर होती है, तो ऐसी स्थिति में उस टर्म के व्युत्क्रम में जो वैल्यू होती है ठीक उसके उल्टे के बराबर होती है। पढ़ा है कि नहीं होगा? यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी दोस्तों अप्लाई हो रहा है। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं ए की वैल्यू हमें अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 दी गई है। हाँ नहीं हाँ, अगर तो a की वैल्यू वास्तव में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 दी गई है, तो आप मुझे a की व्युत्क्रम की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर a की वैल्यू वास्तव में ये दी गई है तो ऐसी स्थिति में a की व्युत्क्रम में जो वैल्यू होगी ठीक इसको उल्टे के बराबर होगी, मतलब अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 होगी। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों अगर a की वैल्यू ये है तो b a की व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी वास्तव में इसके ठीक उल्टे के बराबर होगी, मतलब ये होगी। मतलब देखा है तो a का जो व्युत्क्रम है वो क्या है, कुल मिलाकर पॉजिटिव है। अगर तो a का व्युत्क्रम जो है b है तो ऐसी स्थिति में b का व्युत्क्रम जो होगा a होगा, होगा b का व्युत्क्रम जो होगा a है। इस प्रकार तो हमें क्लियर होगा कि a का व्युत्क्रम b है और b का व्युत्क्रम क्या है, a है। हाँ ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, एक बात बताइए, हमें इसकी वैल्यू पूछी गई थी, तो मैं यहाँ पर थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ। दोस्तों अगर अगर तो a का व्युत्क्रम b है और b का व्युत्क्रम a है, तो एक बात बताइए मुझे, ए के और बी के ए के व्युत्क्रम ए और ए के व्युत्क्रम का जोड़ क्या होगा। देखिए जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम, देखिए जब किसी टर्म की वैल्यू जो होती है अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर होती है, तो ऐसी स्थिति में उस टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ होता है तो ब्रैकेट में ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा होगा। देखिए अगर ए की वैल्यू जो है ये है, अगर ए की वैल्यू ये है तो ऐसी स्थिति में ए और ए के व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा, ए और ए के जो व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा वो वास्तव में 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के बराबर होगा, जहां पर ए और बी रूट के अंदर की संख्याएं हैं। रूट के अंदर की संख्या 5 और 3 है, 5 3 8 होता है अपॉन 5 और 3 के बीच का अंतर क्या होगा, 2 होगा। इस प्रकार देखा जाए ए और ए के व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा वास्तव में ये होगा। इसे मैं काटाकुटी में जाता हूं तो 8 आएगा। तो ये बातें क्लियर है। हाँ ये बातें क्लियर है, ठीक है। दोस्तों एक बात, ये तो बात क्लियर होगा कि भैया ए और ए के व्युत्क्रम का जोड़ होगा 8 होगा। दोस्तों हमें ये भी बात बताया कि ए का व्युत्क्रम जो है बी है और बी का व्युत्क्रम ए है, ये भी तो पता है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि दोस्तों जब किसी टर्म और उस टर्म, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जो गुणनफल होता है 1 के बराबर होता है। अगर तो ए का व्युत्क्रम बी है तो ऐसी स्थिति में ए और ए के व्युत्क्रम का जो गुणनफल होगा वो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ए बी की वैल्यू हमें 1 मिलती है।
अब दोस्तों आइए जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ हम। दोस्तों ऐसा इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि दोस्तों इसके रूप का जिसकी वैल्यू हमें पता है उसके रूप की सीधे नहीं है कभी, ना उससे संबंधित है हो गया। तो दोस्तों इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो मुझे दूसरे रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं दूसरे रूप में इसे चेंज कर देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया, अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ, अगर यहाँ पर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम लेने पर दोस्तों मुझे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब मिलेगा ऊपर हो गया। आपको नीचे क्या मिलेगा वो देखिए, नीचे हमें मिलेगा, नीचे हमें मिलेगा ए बी हो गया, ए बी मिलेगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी, दोस्तों मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको इस रूप में ट्रांसफर कर दिया। ऐसी स्थिति में दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी वही वास्तव में इसकी वैल्यू होगी। हाँ, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब की वैल्यू रखनी पड़ेगी और ए बी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ये हम निकाल ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब की वैल्यू निकालकर उसके बाद ए बी की वैल्यू निकालकर हम यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें ए और ए के व्युत्क्रम की जो वैल्यू है, तो ए और बी का जोड़ हमें 8 दिया गया है, मतलब ए और ए के व्युत्क्रम का जोड़ जो है हमें 8 दिया गया है। तो अगर तो ए और ए के व्युत्क्रम का जोड़ जो है 8 के बराबर है, तो आप मुझे बताइए इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर के सम की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ जो होता है k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर के सम की जो वैल्यू होती है, उन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर के सम की वैल्यू निकालने के लिए हम उस टर्म के क्यूब में से k के क्यूब में से उसका 3 गुना घटा देते हैं, आ जाती है। तो यही प्रक्रिया हमें यहाँ पर भी करना है। तो देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ जो है 8 के बराबर है और आपको इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर के सम की वैल्यू निकालनी है, तो आपको 8 इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटाना पड़ेगा। 8 का क्यूब क्या होता है, देखिए 8 का क्यूब जो होता है 512 होता है, और 512 में से अगर इसका 3 गुना में घटाता हूं तो क्या होगा, देखिए अगर आप इसका 3 गुना घटाते हैं, इसका 3 गुना घटाते हैं तो 488 आएगा। क्या आएगा, 488 आएगा। बोलो हाँ कितना कहोगे, 488 आएगा। बोलो हाँ कितना कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे। तो ये बात तो हमें पता चल गया कि भैया ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 488 होगी। क्या होगी, 488। मैंने 488 रख दिया। तो ए बी की वैल्यू क्या होगा, देखिए ए बी का जो गुणनफल है वो 1 के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो हमें कुल मिलाकर 488 ही मिलेगा, 488 ही मिलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो ऐसी स्थिति में ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए की जो वैल्यू होगी 488 होगी। क्या होगी, 488 होगी। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है तो हाँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं बता दे रहा हूँ। 13 में 3 जोड़ा तो 16 आया, 16 दूनी 32, अपोन में क्या आया, तो देखिए अपोन में देखा जाए तो 10 आया। हाँ, 32 अपोन 10 आया। तो हाँ 32 अपोन 10 आया, और 32 अपोन 10 को मैं 16 करूंगा तो 3.2 आया, मतलब एक्स और वाई का जो योग आया वो 3.2 आया। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो हाँ ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम करने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसे भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है यदि एक्स वाई का जो गुणनफल है वो 1 के बराबर है, तो बताइए 1 अपॉन एक्स की पावर 7 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई की पावर 7 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कह रहा है यदि एक्स वाई जो है, एक्स वाई की वैल्यू जो है 1 के बराबर है, एक्स वाई की जो वैल्यू है 1 के बराबर है, तो बताइए 1 अपॉन एक्स की पावर 7, 1 अपॉन एक्स की पावर 7 प्लस 1, 1 अपॉन एक्स की पावर 7 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई की पावर 7 प्लस 1, वाई की पावर 7 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो आइए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी भी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जो गुणनफल होता है 1 के बराबर होता है। तो हाँ, ये बात पता है मुझे। तो आप देख रहे हैं कि एक्स वाई का जो गुणनफल है 1 के बराबर है। अगर तो एक्स वाई का जो गुणनफल है 1 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में एक्स का व्युत्क्रम जो होगा वाई होगा, तो वाई का व्युत्क्रम जो होगा एक्स होगा। तो ये बातें क्लियर है। हाँ, अगर मैं ये ना बताऊं तब भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। व्युत्क्रम वाला कॉन्सेप्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया तो ये बात हमें पता है कि ये एक्स का व्युत्क्रम वाई है, वाई का व्युत्क्रम एक्स है। आप मुझे बताइए अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालता हूँ या वाई की वैल्यू, अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, आप वाई की भी निकाल सकते हैं। अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो देखिए एक्स की वैल्यू 1 अपॉन वाई निकल कर आएगी, 1 अपॉन वाई निकल कर आएगी। ये वैल्यू जो एक्स की निकल कर आई है मैंने यहाँ पर उठा के रख दिया। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे यहाँ पर वास्तव में 1 अपॉन वाई की पावर 7 प्राप्त होगा, और जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो हमें वाई की पावर 7 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर 7 प्राप्त होगा, मतलब वाई की पावर 7 वाई की पावर 7 अपॉन
1 प्लस वाई की पावर मतलब वाई की पावर 7 अपॉन वाई की पावर 7 प्लस 1 प्राप्त होगा। बात 1 प्लस वाई की पावर 7 कहूँ या वाई की पावर 7 प्लस 1 कहूँ, बात एक ही हो गई। तो ये प्राप्त होगा प्लस ये चीज तो हम वैसे ही को हाँ इससे वैसे ही उतार दिया। अब दोस्तों इसे मैं सोल्व करता हूँ तो ऊपर भी y की पावर 7 प्लस 1 मिलेगा और नीचे तो मिलेगा ही, तो नीचे तो मिलेगा ही। और इसे अगर मैं सोल्व करता हूँ तो कट कर एक आया, क्या आया कट कर एक आया, तो क्या आया तो एक आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि एक्स वाई बराबर जो है एक के है तो ऐसे कितने हैं 1 अपॉन वाई की पावर 7 1 अपॉन एक्स की पावर 7 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई की पावर 7 प्लस 1 की जो वैल्यू होगी कुल मिलाकर एक के बराबर होगी। क्या होगी? एक के बराबर होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है अच्छे तरीके से, ये ठीक है। अब आइए दोस्तों, दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर भी हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सेम है, सेम है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कह रहा है यदि एक्स वाई बराबर 1 है तो बताइए एक्स प्लस 1 की पावर एक माइनस एक प्लस वाई प्लस 1 की पावर माइनस एक की वैल्यू क्या होगी? हाँ क्लियर करो। कह रहा है यदि एक्स वाई बराबर एक है तो बताइए एक्स प्लस वन की पावर माइनस एक प्लस वाई प्लस 1 की पावर माइनस एक की वैल्यू क्या होगी? हाँ क्लियर। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर दोस्तों आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप मुझे देखो, अगर एक्स वाई बराबर एक के है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी या वाई की वैल्यू, आप चाहे जिसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, मैं फिलहाल एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अगर एक्स वाई बराबर एक के है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए एक्स की वैल्यू जो होगी 1 अपॉन वाई के बराबर होगी, 1 अपॉन वाई के बराबर होगी। आप ये बातें क्लियर है तो हाँ ये बातें क्लियर, ठीक है। दोस्तों हमें इसकी वैल्यू निकालना, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ को मैं, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने इसे दूसरे रूप में ट्रांसफर करने की कोशिश की। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ, तो हाँ 1 अपॉन 1 इसे मैंने क्या लिख सकता हूँ, तो इसे आप लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। इसी प्रकार इसे मैं अगर लिखना चाहता हूँ दूसरे रूप में तो इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन वाई प्लस 1। अब दोस्तों मुझे समझ में आने लगा को देखो। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, दोस्तों ऐसी दोस्तों मैंने इसकी वैल्यू, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी लेकिन मैंने नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए इस रूप में ट्रांसफर किया। ऐसी स्थिति में दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर एक्स या वाई की वैल्यू रखनी है, मैंने रख दिया। एक्स की वैल्यू क्या है निकालिए, तो 1 अपॉन वाई निकालिए। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो वास्तव में मुझे वाई अपॉन वाई प्लस 1 मिलेगा। तो देखो और प्लस में यहाँ पर क्या है, देखिए प्लस में यहाँ पर तो है 1 अपॉन वाई प्लस 1 वाई प्लस 1। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ऊपर भी y प्लस 1 प्राप्त हुआ, नीचे भी प्राप्त होगा, तो हाँ, और दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो हाँ, और कट पिट कर एक देंगे। हाँ इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि एक्स वाई का जो गुणनफल है एक के बराबर है तो एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1 प्लस वाई प्लस 1 की पावर माइनस 1 की जो वैल्यू होगी एक होगी। क्या होगी? एक होगी। तो हाँ ठीक है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में इसकी वैल्यू भी निकालने की हम कोशिश करें, इसी क्रम में हम इसकी वैल्यू भी निकालने। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए हमसे कह रहा है यदि x की वैल्यू जो है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 यहाँ पर चेंज करिए। इस क्वेश्चन को फिलहाल पढ़िए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए यदि कह रहा है यदि x बराबर जो है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 के बराबर है और y की जो वैल्यू है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 के बराबर है, तो बताइए 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई यहाँ पर वाई कर लीजिए। कह रहा कि तब बताइए 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आइए हम इसके होल स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है यदि एक्स बराबर जो है, हमसे कह रहा है यदि एक्स बराबर जो है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 कह रहा है यदि एक्स बराबर जो है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 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 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 और y की वैल्यू कह रहा है, और y की वैल्यू कह रहा है यदि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अपॉन अपॉन अपॉन
अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 ये बराबर है, तब बताइए, कह रहा है कि तब बताइए, कह रहा है कि तब बताइए, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 ये होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछ रहे हो। तो दोस्तों आइए हम इसके होल स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम इसके होल स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश आइए दोस्तों हम इसके होल स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, दोस्तों आप देख रहे हैं एक्स की वैल्यू हमें ये दी गई है, तो एक्स की वैल्यू हमें ये दी गई है। अगर तो एक्स की वैल्यू ये दी गई है तो आप मुझे बताइए एक्स के व्युत्क्रम की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए एक्स के व्युत्क्रम की वैल्यू इसके उल्टे के बराबर होगी। हम मतलब देखा है तो एक्स की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 होगी। इस प्रकार देखा है तो एक्स का व्युत्क्रम जो है y है, एक्स का व्युत्क्रम y। अगर एक्स का व्युत्क्रम y है, अगर एक्स का व्युत्क्रम y है तो एक्स एक्स का व्युत्क्रम y है कभी, और y का व्युत्क्रम इसका मतलब x है कभी। दोस्तों आपको चित्र ये बता दें कि किसी भी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जो गुणनफल होता है वो एक के बराबर होता है। इसका भी इसमें भी x है और x के व्युत्क्रम का जो गुणनफल होगा एक के बराबर होगा। हाँ कि ना कभी। तो इस प्रकार देखा है तो x और x के गुणनफल, x के व्युत्क्रम में जो गुणनफल होगा एक के बराबर होगा। इस प्रकार x y बराबर एक आ जाता है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू निकल कर आएगा 1/y। अब आइए दोस्तों इसकी वैल्यू निकालनी, जिसकी वैल्यू निकालनी थी उसमें x की वैल्यू 1/y रखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर वास्तव में मुझे मिलेगा अंदर y प्लस 1 मिलेगा कभी हम यहाँ पर कभी हम, और ये तो चीज वैसे ही है कभी हम दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि अगर मैं अंदर सोल्व करता हूँ, अंदर सोल्व करता हूँ इस प्रकार के, तो आपने बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लिया। अगर मैं अंदर सोल्व करता हूँ तो अंदर सोल्व करने पर एक आया और एक का होल स्क्वायर करता हूँ तो एक ही आया होगा। हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि x बराबर ये है, y बराबर ये है, तो ऐसी स्थिति में 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 के होल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी एक होगी, क्या होगी, एक होगी। तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। अब आइए इसी क्रम में अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए और इस कॉन्सेप्ट पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनने थे मैंने आपको लगभग करवा भी दिए। फिलहाल के लिए इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट हमने कह रहा है, तो देखिए हमसे कह रहा है यदि x बराबर जो है 7 माइनस 403 और एक्स वाई जो है एक के बराबर है, तो बताइए 1/x की पावर n 1/x की पावर n प्लस 1 प्लस 1/y की पावर n प्लस 1 का मान क्या होगा। कह रहा है यदि x बराबर जो है 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 के बराबर है, 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 तो कह रहा है कि और एक्स वाई जो है, एक्स वाई के जो गुणनफल है, एक्स वाई के जो गुणनफल है, कह रहा है कि अगर एक के बराबर है, एक के बराबर है, तब बताइए तब बताइए हमसे कह रहा है कि तब बताइए एक्स की पावर एन प्लस 1 प्लस 1/y की पावर एन प्लस 1 का मान जो यही तो पूछ रहा था, यही चीज पूछ रहा, यही चीज हमसे पूछ इसका मान क्या है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ पर इसकी तो जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर मैं देखूं यहाँ पर तो मुझे इसकी जरूरत कतई नहीं है, इसकी जरूरत मुझे कतई नहीं है। मैं इसी चीज से ही इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसी चीज से ही इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो एक्स वाई का जो गुणनफल है एक के बराबर दिया गया है, तो एक्स वाई का जो गुणनफल है वो एक के बराबर दिया गया है। एक्स वाई का जो गुणनफल है एक के बराबर दिया गया है। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ, y की वैल्यू निकालता हूँ तो y की वैल्यू 1/x हाँ कि ना। दोस्तों अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना है तो मुझे यहाँ पर y की जगह 1/x रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ ना तो मुझे यहाँ पर दोस्तों x की पावर n, इसके साथ मैं कोई छेड़खानी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर y की वैल्यू रखना हूँ, और यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ तो मुझे मिलेगा x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 मिलेगा। और इसे अगर मैं सोल्व करता हूं तो ऊपर भी x की पावर n प्लस 1 प्राप्त हुआ और नीचे भी हमें x की पावर n प्लस 1 प्राप्त हुआ, और इसे मैं सोल्व करता हूं तो आया निकलकर 1। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि ये बराबर ये है और x y बराबर a है तो ऐसी इसकी जो वैल्यू होगी 1 होगी।
तो दोस्तों आपने खुद देखा कि यहाँ पर मुझे इसका कोई वजूद ही नहीं निकला, यहाँ पर इसका कोई अर्थ ही नहीं निकला। तो हमने तो इसी के माध्यम से ही इस चीज को सोल्व कर लिया, तो यहाँ पर बता दिया कि ये इसकी वैल्यू ये होगी। तो ठीक है, अब आइए दोस्तों हमें कुछ और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ना है। अब दोस्तों हमें कुछ और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ना है, और वो कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों अब हमें एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और वो कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर है। आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि दो या दो से अधिक टर्मों के वर्गों का योग शून्य है, तो यह स्थिति तभी संभव है जब उन सभी पदों का मान, उन सभी टर्मों का मान अलग अलग शून्य हो। अर्थात यदि तीन टर्म क्रम से एक्स वाई जेड है, और तीनों क्या है, रियल नंबर है, और तीनों के वर्गों का योग जो है 0 के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव होगी जब x बराबर 0 की होगी, y बराबर 0 की होगा, और z बराबर 0 की होगा। आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये वास्तव में कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए दोस्तों तीन टर्म है, एक टर्म हमारा x है, एक टर्म हमारा y है, और एक टर्म हमारा z। मान लीजिए दोस्तों तीन टर्म है, एक टर्म हमारा x है, एक टर्म हमारा y है, और एक टर्म हमारा z। मान लीजिए दोस्तों इन तीनों टर्मों के स्क्वायर का, मान लीजिए दोस्तों इन तीनों टर्मों के स्क्वायर का जो सम है, इन तीनों टर्मों के स्क्वायर का जो सम है वो 0 के बराबर है। इसके बराबर है, तो वो 0 के बराबर है। मान लीजिए दोस्तों इन तीनों टर्मों के स्क्वायर का जो सम है 0 के बराबर है। हाँ, अगर दोस्तों इन तीनों टर्मों के स्क्वायर का, अगर दोस्तों इस और इस इन तीनों टर्मों के स्क्वायर का जो सम है 0 के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव होगा जब x बराबर होगा 0 के, और y बराबर 0 के होगा, और z बराबर 0 के होगा। यही ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, हमसे कहना चाह रहा है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है कि यदि तीन टर्म किन्हीं भी दो या दो से अधिक टर्मों का, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, किन्हीं भी दो या दो से अधिक टर्मों का के वर्गों का योग अगर शून्य के बराबर है, तो वो चीज तभी संभव होगा जब उन दो या दो से अधिक टर्मों की वैल्यू खुद शून्य होगी। तो ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। लेकिन ये चीज निकल कर कहाँ से आया है, ये चीज कहाँ से निकल कर आया है, इसे जानना जरूरी है। तो हमें प्रूव क्या करना है, देखिए हमें यही बात प्रूव करना है कि यदि किसी दो या दो से अधिक टर्मों के वर्गों का योग शून्य के बराबर है, तो वो चीज तभी संभव होगी जब उन टर्मों की वैल्यू, उन सभी पदों का मान जो होगा शून्य के बराबर होगा। अर्थात यदि तीन टर्म हमारे एक्स वाई जेड है, और उन तीनों टर्मों के वर्गों का योग 0 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ये तभी संभव होगा जब x बराबर 0 होगा, y बराबर 0 होगा, z बराबर 0 होगा। हमें यही बात प्रूव करनी है। तो आइए हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों तीन टर्म हमारे हैं, एक टर्म हमारा x है, एक टर्म हमारा y है, और एक टर्म हमारा z। मान लीजिए दोस्तों ये जो तीनों टर्म है, ये कुल मिलाकर रियल नंबर है। तीनों टर्म क्या है, रियल नंबर। मान लीजिए दोस्तों इन तीनों टर्मों के स्क्वायर का जो सम है, वो कुल मिलाकर 0 है। मान लीजिए दोस्तों इन तीनों टर्मों के स्क्वायर का जो सम है वो कुल मिलाकर 0 है। तो देखो, ठीक है, तो देखो एक बात बताइए दोस्तों, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जो होगा, वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। क्योंकि देखिए किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अच्छा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होगा, देखिए नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर जो होगा पॉजिटिव होगा। हाँ कि ना, तो हाँ। इसका मतलब यही है कि किसी भी संख्या का, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप मुझसे कह रहे हैं भैया निगेटिव संख्या का भी स्क्वायर जो होगा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव संख्या का भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यही है कि किसी भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो हमारा टर्म हमारा x है, इसका भी स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा। तो ये बात हमें पता चलेगी भैया, ये जो अगर दोस्तों x है तो दोस्तों अगर x का अगर x का स्क्वायर हुआ है, तो ये जो हमारा टर्म होगा, ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ पर y का स्क्वायर हुआ है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। हाँ, बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ पर z का स्क्वायर हुआ है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, हाँ, मतलब देखा तीन पॉजिटिव टर्मों का जो योग है वो शून्य है। हाँ, दोस्तों तीन धनात्मक संख्याओं का योग तभी शून्य हो सकता है। दोस्तों आपको चित्र के पता होना चाहिए कि तीन धनात्मक दो या दो से अधिक संख्या, दोस्तों आपको चित्र के पता होना चाहिए कि दो या दो से अधिक धनात्मक संख्याओं का योग तभी शून्य हो सकता है जब उनकी वैल्यू खुद शून्य हो।
जब उनकी वैल्यू खुद शून्य हो। दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब दो या दो से अधिक, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से ये बात ध्यान रखनी है कि दो या दो से अधिक धनात्मक संख्याओं का योग तभी शून्य हो सकता है जब उनकी वैल्यू खुद शून्य हो कभी भी। अगर दोस्तों इन तीनों टर्मों का, अगर दोस्तों इसकी और इसके और इसके का योग जो है, अगर दोस्तों इस टर्म है, अगर दोस्तों इन तीनों टर्मों के स्क्वायर का जो सम है वो जीरो के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव है, ये चीज तभी संभव है जब इसकी वैल्यू जीरो हो और इसकी वैल्यू भी जीरो हो और इसकी वैल्यू भी जीरो हो। मतलब अगर मतलब देखा जाए, जब एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो जीरो के बराबर होगी और वाई स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो जीरो के बराबर होगी और जेड स्क्वायर की जो वैल्यू होगी जब जीरो के बराबर होगी, तभी इन तीनों इन तीनों धनात्मक संख्याओं का योग जो होगा जीरो के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? ये बातें समझ में आ गई है कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो एक्स की वैल्यू निकल कर आई जीरो, और अगर मैं वाई की वैल्यू निकालता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या निकल कर आई, तो जीरो निकल कर आई। अगर जेड की वैल्यू निकालता हूँ तो जेड की वैल्यू क्या निकल कर आई, तो जीरो निकल कर आई। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि देखा, यहाँ तक समझ में आ गई। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों तीनों एक्स और वाई, जो तीनों टर्म हमारे थे एक्स वाई जेड, उन तीनों टर्मों के स्क्वायर का जो सम था वो जीरो के बराबर था। हाँ, तो ऐसी स्थिति में एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आई, जीरो निकल कर आई, वाई की वैल्यू जीरो निकल कर आई और जेड की वैल्यू जीरो निकल कर आई। इसका मतलब यही है कि इन तीनों टर्मों के स्क्वायर का सम इन तीनों टर्मों के स्क्वायर का सम जीरो के बराबर तभी संभव है जब एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर हो, वाई की वैल्यू जीरो के बराबर हो और जेड की वैल्यू जीरो के बराबर हो। तो इसका मतलब यही है कि इन तीनों टर्मों के स्क्वायर का सम तभी जीरो के बराबर संभव है जब इन तीनों टर्मों की खुद वैल्यू क्या हो, शून्य के बराबर हो। तो यहीं से एक नियम निकाल दिया जाता है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि जब यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि जब दो या दो से अधिक टर्मों के स्क्वायर का सम, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि किन्हीं भी दो या दो या दो से अधिक टर्मों के वर्गों का योग अगर शून्य के बराबर है, तो वो स्थिति तभी संभव है जब उन टर्मों की वैल्यू खुद शून्य के बराबर हो। अर्थात यदि यदि तीन पद क्रम से एक्स वाई जेड है और इन तीनों के वर्गों का योग जो है शून्य के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव होगी जब एक्स की वैल्यू भी जीरो होगी, वाई की वैल्यू भी जीरो होगी, जेड की वैल्यू भी जीरो होगी। तो ये बातें क्लियर है कभी? हाँ। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किन्हीं भी दो या दो से अधिक टर्मों के वर्गों का योग शून्य के बराबर तभी हो सकता है जब उन टर्मों की वैल्यू खुद शून्य के बराबर हो। ठीक है, तो हाँ, तो ये बातें ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से होता है और पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद हम इसे इस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है कि यदि x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 12 के होल स्क्वायर की वैल्यू जीरो के बराबर है, तो बताइए x प्लस y की वैल्यू क्या होगी। हमसे कह रहा है यदि x माइनस 8 के होल स्क्वायर, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 12 के होल स्क्वायर की वैल्यू जो है, y माइनस 12 के होल स्क्वायर की वैल्यू जो है, कह रहा है यदि x माइनस 8 के होल स्क्वायर और y माइनस 12 के होल स्क्वायर का जो सम है अगर जीरो के बराबर है, कह रहा है कि तब बताइए x और y का जोड़ क्या होगा। दोस्तों अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट बताया कि जब दो या दो से अधिक टर्मों के वर्गों का योग शून्य के बराबर होता है, तो वो चीज तभी संभव होता है जब उन टर्मों की वैल्यू खुद शून्य के बराबर होती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के वर्गों का योग जो है शून्य के बराबर है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के वर्गों का योग जो है शून्य के बराबर है। अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के वर्गों का योग शून्य के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव हुआ होगा जब x माइनस 8 की वैल्यू, जब इस टर्म की वैल्यू खुद शून्य के बराबर होगी और और इस टर्म की वैल्यू जब खुद शून्य के बराबर होगी, तभी ये चीज संभव हुआ होगा। इस प्रकार देखा है तो हमें प्राप्त हुआ x माइनस 8 बराबर 0। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 8 की जगह। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ तो y की वैल्यू निकल कर आएगी 12 की जगह। तो हमसे पूछ क्या रहा था, देखिए हमसे कह रहा था कि बताइए x और y का जोड़ क्या होगा। तो आप मुझे x और y का जोड़ क्या होगा, देखिए x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 12 है। तो इस प्रकार x और y का जोड़ जो होगा वो वास्तव में 20 होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x माइनस 8 के होल स्क्वायर और y माइनस 12 के होल स्क्वायर का जो सम है वो 0 के बराबर है, तो x और y का जो जोड़ होगा वो वास्तव में 20 होगा। क्या होगा, 20 होगा। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी कैसे ये कॉन्सेप्ट काम करता है। आखिर अगला क्वेश्चन जो है उसे भी पढ़िए, आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है यदि x माइनस 6 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 के होल स्क्वायर प्लस z माइनस 2 के होल स्क्वायर का सम जो है 0 के बराबर है, तो बताइए एक्स वाई जेड का योग क्या होगा। हाँ, एक्स वाई जेड का सम क्या होगा। हमसे कह रहा है यदि x माइनस 6 के होल स्क्वायर y माइनस 4 के होल स्क्वायर
और z टू के होल स्क्वायर का सम जो है z-2 के होल स्क्वायर का जो सम है अगर कह रहा है जीरो के बराबर है तब बताइए एक्स वाई जेड तीनों का सम क्या होगा। हम एक्स वाई जेड तीनों का सम क्या होगा। दोस्तों अभी को आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब किसी दो या दो से अधिक टर्मों का वर्गों का योग जो होता है शून्य के बराबर होता है तो वो चीज तभी संभव होती है जब उन टर्मों की वैल्यू खुद शून्य के बराबर होती है। वो भी हाँ यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस टर्म इन तीनों टर्मों के वर्गों का योग जो है शून्य के बराबर है। कभी हाँ अगर तो इन तीनों टर्मों के वर्गों का योग शून्य के बराबर है तो ये चीज तभी संभव होगा जब x-6 की वैल्यू खुद जीरो के बराबर होगी और y-4 की वैल्यू जब खुद शून्य के बराबर होगी तभी ये चीज संभव होगा। कभी हाँ इसी प्रकार z-2 की वैल्यू जब जीरो के बराबर होगी तभी ये चीज संभव होगा। मतलब जब इन तीनों टर्मों की वैल्यू जब शून्य के बराबर होगी तभी ये चीज संभव होगा। इस प्रकार मुझे x-6 बराबर 0 प्राप्त हुआ, y-4 बराबर 0 प्राप्त हुआ, z-2 बराबर 0 प्राप्त हुआ। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो 6 आया, y की वैल्यू 4 आया, z की वैल्यू 2 आया। हमसे पूछा था x और y और z तीनों के जोड़ की वैल्यू पूछा था। तो तीनों की जोड़ की वैल्यू क्या होगा देखिए 6 4 10 10 2 12 12 निकल कर आए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि इन तीनों टर्मों के स्क्वायर का सम जो है 0 के बराबर है तो एग्जीक्यूटिव में x और y और z का जो जोड़ होगा वो वास्तव में 12 होगा। क्या होगा 12 होगा। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए हम और इसी क्रम में बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों हमसे क्या कह रहा है देखिए हमसे कह रहा है यदि x-5 के होल स्क्वायर प्लस 2x-5 के होल स्क्वायर और कह रहा है 2y-10 के होल स्क्वायर और z-2 के होल स्क्वायर का सम जो है 0 के बराबर है तो x y और z के होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। हाँ दोस्तों हमसे कह रहा है कि x-5 के अगर होल स्क्वायर और 2y-10 के होल स्क्वायर 2y-10 के होल स्क्वायर और z-2 के होल स्क्वायर का सम जो है 0 के बराबर है तब बताइए x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अगर निकालना है तो मुझे x y z की सबसे पहले वैल्यू पता करनी है। दोस्तों अभी को आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि जब दो या दो से अधिक टर्मों के वर्गों का योग जो होता है शून्य के बराबर होता है तो वो चीज तभी संभव होती है जब उन सभी टर्मों की वैल्यू खुद शून्य के बराबर होगी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर 3 टर्म लिखे हैं और उन तीनों टर्मों के वर्गों का योग जो है शून्य के बराबर है। तो दोस्तों ये इन तीनों टर्मों के वर्गों का योग शून्य के बराबर तभी संभव है जब इन तीनों टर्मों की वैल्यू खुद शून्य के बराबर हो। मतलब इन तीनों टर्मों के वर्गों का योग शून्य के बराबर तभी हो सकता है जब x-5 की वैल्यू 0 के बराबर होगी और 2y-10 की वैल्यू 0 के बराबर होगी और z-2 की वैल्यू जब 0 के बराबर होगी तभी ये चीज संभव है। तो हाँ तो इस प्रकार x-5 बराबर 0 प्राप्त हो गया, 2y-10 बराबर 0 प्राप्त हो गया और z-2 बराबर भी हमें क्या प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। तो z-2 बराबर भी हमें 0 प्राप्त हुई। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू निकल कर आई 5। y की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो y की वैल्यू 10 आएगी और y की वैल्यू इस प्रकार भी 5 आएगी। y की वैल्यू भी 5 आएगी। ठीक है और z की वैल्यू अगर निकालता हूँ z की वैल्यू 2 आएगी। तो z की वैल्यू 2 आएगी। हमसे क्या पूछा था तो देखिए हमसे कहा था तीनों को जोड़ के x y z का जोड़ के स्क्वायर क्या होगा। हाँ तो आप मुझे बताइए तीनों के सबसे पहले जोड़ क्या होगा। देखिए 5 5 10 और 10 2 12 इस प्रकार दिखा है तो x y z का जोड़ जो होगा 12 आ गया। हमसे क्या पूछा था देखिए इन्हें तीनों के स्क्वायर की वैल्यू पूछा था। मतलब 12 के स्क्वायर की वैल्यू वहां बता रहा था। तो 12 का स्क्वायर जो होता है 144 का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि इन तीनों टर्मों के वर्गों का योग जो है शून्य के बराबर है तो ऐसी होल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 144 होगी। क्या होगी 144 होगी। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से अच्छे वे में हमें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है जी। आगे की दोस्तों चीजें हम कल करेंगे। ठीक है आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।